नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नगर निगम के 73 वार्डों पर मानदंड के तहत कार्य न करने और लचर कार्यप्रणाली पर डीएम ने बड़ी कार्यवाही की है और डीएम ने कंपनियों को टर्मिनेशन लेटर जारी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और निस्तारण के लिए नई कंपनी रखने की कवायद शुरू कर दी गई है। अब तक कंपनियों पर 25 लाख के अर्थदंड की कार्यवाही की जा चुकी है। साथ ही नई कंपनी आने तक कूड़ा उठान का कार्य करना होगा। ऐसा नहीं करने पर 85 लाख की जमानती राशि जब्त के साथ कंपनी ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के होने वाले निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण तय करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की गई है और सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा है कि निकायों में आरक्षण तय करने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति वीएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार आरक्षण तय करने के लिए नया विधेयक लाने जा रही है, जिस पर 15 दिनों के भीतर ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश जारी किया जाएगा। उधर दिनेशपुर नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी पद पर दीपक कुमार शर्मा प्रशासन द्वारा तैनाती किए जाने के बाद दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि दिनेशपुर नगर पंचायत को जिले में एक अलग ही कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता नगर में सौंदर्यीकरण, साफ सफाई और लोगों द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जे किए को लेकर अतिक्रमण मुक्त करना है। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं, दिनेशपुर में जो नया होगा, सबसे पहले नगर पंचायत की जो आय है उसे बढ़ाने का कार्य करेंगे। हाउस टैक्स को प्रॉपर तरीके से सही तरीके से लगाने की कोशिश किया जाएगा। लाइसेंस को प्रॉपर तरीके से व्यापार मंडलों से बैठक करके सही लगाया जाएगा, जिससे नगर पंचायत की आय हो सके। अगली खबर का रुख करते हैं और खबर उत्तराखंड से है, जहां पर खटीमा में 3 पैरा स्पेशल फोर्स के पूर्व सैनिकों द्वारा प्रथम बार शैलातांग कमेटी के अध्यक्ष सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन हिम्मत नाथ की अध्यक्षता में पर्यटन का युद्ध विजय दिवस हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। शैलातांग विजय दिवस कार्यक्रम में खटीमा, चंपावत, बनवसा, नानकमत्ता और हल्द्वानी आदि क्षेत्र से आए तमाम पूर्व सैनिकों ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। इसको हम शैलातांग डे के नाम से बोलते हैं। विजय दिवस है ये 3 पैरा स्पेशल फोर्सेज का। ये 1947-48 में जब ये फर्स्ट कुमाऊं के रूप में थी ये वाली यूनिट, तो उसमें 1947-48 में पाकिस्तान द्वारा श्रीनगर हवाई अड्डे के ऊपर शैलातांग नाम की पहाड़ी के ऊपर उन्होंने ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो ये जानकर आश्चर्य होगा कि दिन दहाड़े खुले ब्रॉड लाइट में ये लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें हमारे काफ़ी शहीद हुए हैं और दुश्मन को इस तरह से खदेड़ा था हमारी यूनिट ने, 3 पैरा एसएफ ने, कि उसके बाद दुश्मन ने दोबारा मुड़ने की कोशिश नहीं की। उत्तराखंड 9 नवंबर को अपना 24वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है और स्थापना दिवस के मौके पर जहां सरकार अपने कार्यों की उपलब्धियां गिना रही है, तो वहीं राज्य आंदोलनकारियों ने इन खूबियों के बीच में कुछ कमियों को भी उजागर किया है। इसके संबंध में राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती का कहना है कि इन 24 वर्षों में राज्य ने बहुत कुछ हासिल किया है और दरअसल आपको बता दें कि एक अलग राज्य का दर्जा होने के साथ ही प्रदेश के लोगों ने शिक्षा, ब्यूरोक्रेसी समेत विभिन्न क्षेत्रों में अपना व प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। क्योंकि 24 वर्षों में निश्चित रूप में हम लोगों ने राज्य का जिस संघर्ष के बदौलत हमें राज्य मिला, 42 शहादतें हुई और राज्य स्थापना दिवस को आपके चैनल के माध्यम से मैं ये शहीदों को नमन करते हुए सब प्रदेशवासियों को बधाई भी देता हूँ। साथ ही क्योंकि जब हम 24 कदम 25 कदम आगे चल पड़े हैं तो निश्चित रूप में उसमें हमने कई चीज़ें प्राप्त भी करी हैं।
अपने आप में राज्य का नाम साथ में लगना एक बड़ा गौरव की बात होती है। हमारे यहाँ से चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में गए हों, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में गए हों, खेल की दृष्टि में गए हों, मैं उत्तराखंड को जो है भारत का माथा शुरू से मानता हुआ चलता हूँ कि हमारे यहाँ से चाहे किसी भी लेकर देवभूमि में जो है हमारे यहाँ जिस प्रकार से जो एक से एक जो ख्याति प्राप्त लोग निकले हैं, तो निश्चित रूप में कई चीजें हमें अचीव होती हैं कि अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व हमें मिला। उधर भिकियासैंण में ऊर्जा विभाग बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है और ऊर्जा विभाग का दावा है कि स्मार्ट मीटर लगाने से उपभोक्ताओं को काफी लाभ मिलेगा। और वहीं स्थानीय ग्रामीण दीपक बिष्ट का कहना है कि बिजली विभाग किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े कार्यकर्ता को लाभ देने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पानी विभाग ने भी पानी मीटर लगाए गए थे जिससे जो है फिक्स बिल आता था। फायदा तो साहब क्या मिलना है, इनका कोई बीजेपी वालों का कोई कार्यकर्ता बेरोजगार हो रखा हो, उसके लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं। किसी कोई बड़ा बेरोजगार होगा, बड़ा पद वाला बेरोजगार होगा, उसके लिए रोजगार ढूंढा जा रहा है। इससे पहले पानी के भी मीटर लगे थे और मीटर पानी का उसमें हर महीने सिर्फ एक ही बिल आता है। अगर 230 रुपए आ रहा है तो हर महीने 230 ही आता है। मीटर की रीडिंग आज तक नहीं ली जाती है। पता नहीं अब ये बिजली के मीटरों में क्या धांधलेबाजी नहीं करने की सोच रहे हैं, उसका कुछ कह नहीं सकते। उधर उत्तराखंड में 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा की सुविधा दे रही है और आपको बता दें कि कैंप कंपनी के जनरल मैनेजर अनिल शर्मा ने एम्बुलेंस सेवा की रिस्पांस टाइम में किए गए परिवर्तन को जनहित में बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कंपनी की कोशिश भी यही है कि जल्द से जल्द मौके पर पहुंचा जाए और कंपनी की ओर से रिस्पांस टाइम में बेहतर सुधार किए गए हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में जैम और टूटी सड़क और घटनास्थल की दूरी पर देरी की संभावना होती है। यह आपातकालीन सेवा है, इसमें जिम्मेदारी हम पहले से भी मानते हैं और विगत वर्षों में रिस्पांस टाइम में अच्छा सुधार हुआ है। चाहे मंत्री जी बोले, हमारा सबका उद्देश्य ये है कि आपातकालीन सेवा समय से जल्दी से लोगों तक पहुंचे। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर काम हो रहा है। जैसे मंत्री जी ने बोला कि नंबर ऑफ एम्बुलेंस भी बढ़ाई जा रही है। उधर सूर्य उपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के अवसर पर दिनेशपुर छठ घाट में लोगों ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और रोगों से मुक्ति के लिए देवी मां से दुआ की और इस दौरान छठ घाट पर रात भर जागरण का आयोजन किया गया। सुबह लोगों ने उगते हुए सूरज की ऊर्जा जो है पूजा अर्चना कर जो है देवी मां पर चढ़ाए गए प्रसाद ग्रहण कर अपना व्रत तोड़ा और इस दौरान क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों और संभ्रांत लोगों ने छठ घाट पर पहुंचकर छठ पूजा की एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान पूर्व विधायक परमानंद महाजन ने कहा कि छठ पूजा में राज्य सरकार के द्वारा सरकारी अवकाश घोषित नहीं करने पर राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। पहले आप सबको छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पर्व जो है पूर्वांचल का बहुत मान्य त्योहार होता है और इसमें जो नहाए खाए से स्टार्ट करते हैं और ये 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है। बेसिकली इसमें सूर्य भगवान की उपासना की जाती है, जिसमें आपका ठेकुआ और जो भी फल फ्रूट्स होते हैं जितनी श्रद्धा से आप चढ़ाते हैं, पूरा परिवार, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर, लेकिन ये हमारा ऐसा त्योहार होता है, ऐसा पर्व होता है कि कहीं भी कोने पे लोग हो। छठ पूजा इसलिए रखी जाती है घर के परिवार के लिए, सुख शांति के लिए, और जिसके पुत्र नहीं होते हैं वो उसके लिए भी रख सकता है और ये पुत्र की कामना के लिए रखा जाता है व्रत। और ये 2 दिन का व्रत होता है और इसको बहुत अच्छे से मनाया जाता है हम पूर्वांचलों में। छठ महापर्व देखिए एक लोक आस्था एवं सूर्य देव के उपासना का ये पर्व है। आज हमारे विशेषकर भारत के जो पूर्वांचल के जो लोग हैं, वहाँ के जो महिलाएं हैं, 2 दिन कठिन निर्जला उपवास रखती हैं और अपने पति बच्चों के परमायु के लिए, परिवार के सुख शांति के लिए। और यहाँ तक मान्यता है कि यहाँ दिल से कोई यदि अपने कोई मनौती मानते हैं, दिल से कठिन है, तो तब को का पालन करते हुए तो वो मांग पूरी भी माँ छठ मैया करती हैं।
यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। भारत माता की सुरक्षा में जिन सपूतों ने लहू बहाया है, उनके आश्रितों का दायित्व धामी सरकार ने उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है शहीदों के परिजनों को स्वावलंबी एवं आर्थिक तौर पर सबल बनाने का संकल्प, जिसके तहत सैनिक कल्याण की दिशा में कई प्रभावशाली एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले तो शहीद के परिवारों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाया गया है, जिसके चलते अब बलिदानियों के आश्रितों को 10 नहीं बल्कि सरकार द्वारा 50 लाख की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा शहीदों के आश्रितों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। यही नहीं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा को भी 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है। मैं किरण रतूड़ी, शहीद श्री राकेश चंद्र रतूड़ी जी की पुत्री, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनकी सरकार ने कहीं पर भी हमें अकेला नहीं पड़ने दिया। उनकी सरकार द्वारा हमें पूरा सहयोग दिया गया, व सम्मान दिया गया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में देश के पहले सैन्य धाम का निर्माण भी करवाया जा रहा है। साथ ही किया जा रहा है अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान। कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में सैनिक कल्याण को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। मैं स्वाति भट्ट, शहीद भगवती प्रसाद भट्ट की पत्नी, आज उत्तराखंड सरकार का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमें अकेले नहीं पड़ने दिया। सरकारी नौकरी करने का अवसर देकर उन्होंने हमें सशक्त बनाया, सुविधाएं दी, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी। आज हम अपने घरों में, अपने प्रदेश में सुरक्षित हैं, सुरक्षित नींद ले रहे हैं, सुरक्षित चैन से जी रहे हैं, तो केवल और केवल उन्हीं के कारण से, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जिनकी प्रत्येक सांस मां भारती को अर्पित है, उनके उत्थान के लिए उत्तराखंड सरकार समर्पित है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। उत्तराखंड ने पकड़ी औद्योगिक विकास की रफ्तार। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से आएगा निवेश, बढ़ेगा रोजगार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के चलते प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियां लाई गई हैं। यही वजह है कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करीब 3,57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से राज्य में न सिर्फ व्यापक निवेश आ रहा है, बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट खुरपिया इंडस्ट्रियल सिटी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहाँ 1265 करोड़ रुपए की लागत से 1002 एकड़ भूमि पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। परियोजना के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे राज्य में 75,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खुरपिया औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन की इकाइयों पर फोकस किया जाएगा। देश का प्रमुख औद्योगिक गलियारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुरपिया के करीब से होकर गुजरता है। कॉरिडोर से जुड़ने के कारण खुरपिया की रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में सुविधा मिलेगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और व्यापक निवेश आकर्षित करके धामी सरकार सशक्त उत्तराखंड की मजबूत नींव रख रही है। औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिलेगा रोजगार। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप खबरों का रुख करते हैं। खबर खटीमा से है, जहां पर नहाय खाए से शुरू 4 दिवसीय प्रकृति, संस्कृति और लोक आस्था के महापर्व छठ का पवित्र नदियों, तालाबों और पोखरों के किनारे बने छठ घाटों पर छठ माताओं ने भगवान भास्कर की विधिवत पूजा अर्चना के साथ उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य और अर्पण करने के बाद में पूर्वांचल समाज की व्रती महिलाओं का 36 घंटे के कठिन व्रत का समापन हो गया है। व्रती महिलाओं ने छठ माता और भगवान भास्कर की विधिवत पूजा अर्चना की और तत्पश्चात उदीयमान
सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर अपने 36 घंटे के निर्जला व्रत को खोला। लोगों ने फल पकवान जो बना रखा था उसको क्या बोलते हैं चढ़ाया छठ मैया को, और उगते सूरज को अर्घ देकर महिलाओं ने अपने व्रत को क्या बोलते हैं पूरा किया। वैसे तो 48 घंटे का लोग व्रत करते हैं, कुछ लोग 24 घंटे का भी रखते हैं। आप देख सकते हैं कितना उत्साह है और महिलाओं में छठ पर्व को लेकर। साल भर में एक बार ये त्यौहार आता है, खुशी सभी को है। यह व्रत क्या बोलते हैं लोग अपने संतान के लिए रखते हैं, वर के लिए भी रखते हैं, सुख समृद्धि के लिए रखते हैं, संतान की प्राप्ति के लिए रखते हैं। पिता ने सूर्य को अर्घ दिया, सिंदूर दिखाया, ये क्या होता है जो फल लाए थे, मिष्ठान लाए थे, उसको एक दूसरे को प्रसाद के रूप में आदान प्रदान किया, और क्या कहते हैं एक दूसरे का पैर छू के आशीर्वाद दिया कि ये छठ मैया हमारे सुहाग बना रहे, बच्चे सही सलामत रहे, अच्छे रहे। उधर केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव के लिए 2 सप्ताह का ही समय शेष रह गया है और इसको देखते हुए बीजेपी पार्टी ने केदारनाथ में स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम बड़े स्तर पर करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी से लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के कार्यक्रम केदारनाथ में आयोजित किए जाएंगे और साथ ही बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ ही पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता जल्द ही केदारनाथ में प्रचार प्रसार करेंगे। बिल्कुल, देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के तमाम हमारे मंत्री, विधायक और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण और नेतागण वहां पर पहुंचे हुए हैं और हमारे कार्यकर्ता वहां लगे हैं। मंडल से लेकर के बूथ से शक्ति केंद्र तमाम सभी पदाधिकारी घर घर जाकर के प्रचार कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का 11 तारीख से लगातार जब तक हमारा 20 नवंबर तक चुनाव होगा वो वहीं पर रहेंगे, वहीं पर प्रवास करेंगे और लोगों के बीच में जन संवाद करने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहीं पर अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा के साथ साथ वहां कार्य करने का काम करेंगे। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम को देवभूमि राज्योत्सव के रूप में मनाया जाएगा। उत्तराखंड के विकास में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भागीदार बनने की चाहत रखने वाले युवा, महिला, किसान, कारीगर, पर्यावरणवादी और राज्य आंदोलनकारी सभी को देवभूमि राज्योत्सव में भागीदार बनाया जाए। विगत वर्षों से उत्तराखंड हर क्षेत्र में तेजी से तरक्की कर रहा है। डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने कहा कि उत्तराखंड इन 25 वर्षों में काफी कुछ बदला है, चाहे वो सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पलायन, इन सब में उत्तराखंड आगे बढ़ा है और यह सबके लिए खुशी की बात भी है क्योंकि उत्तराखंड छोटा पर्यटन राज्य होने के साथ ही देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान रखता है और यह उत्तराखंड के लिए, हम सब के लिए गर्व की बात है। देखिए, अभी पलायन आयोग जो बना था, मुख्यमंत्री जी ने उसे सीमा उसका टाइम और बढ़ाया। पलायन आयोग कहता है कि 1795 गांव मानवविहीन हो गए पर्वतीय क्षेत्र में। जिम्मेदारी किसकी? रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं अब भी हमारी जो गर्भवती महिलाएं वो किस तरीके से पीएचसी पहुंच पाती हैं, बहुत सी नहीं पहुंच पाती तो रास्ते में प्रसव हो जाता है। जिम्मेदारी किसकी? जल जंगल जमीन की बात को लेकर के ये प्रदेश बना था। जल जंगल जमीन क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी इसका जवाब देंगे। हम तो इस अवसर पर ये हमारा प्रदेश, यहाँ के लोग स्वयं कहने लगे हैं कि इससे तो बढ़िया हम उत्तर प्रदेश में थे। उधर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मुख्यमंत्री से अल्मोड़ा बस हादसे की जिम्मेदारी तय करने की मांग की है और उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा जिले में मार्शुला के पास हुए बस हादसे में 3 दर्जन लोगों की मौत और 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने के जो पहला कारण सामने आ रहा है वह ओवरलोडिंग, खस्ता हाल सड़क और क्रैश बैरियर न होना, समय से एम्बुलेंस न पहुंचना बताया जा रहा है। ऐसे में परिवहन, स्वास्थ्य, सड़क जिन विभागों में आते हैं उनके मंत्रियों को आगे आकर इनकी जिम्मेदारी लेनी होगी और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, अल्मोड़ा का जो बस हादसा है उसमें 36 जानें चली गई और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए।
जो प्रथम दृष्टा 3 चीजें सामने आ रही हैं। इस हादसे में मरने वालों की स्थिति जो हुई है, 36 लोग मर गए। क्या कारण था? सबसे पहला कारण था तो ओवरलोडिंग, दूसरा कारण था सड़क का खराब होना और क्रश बैरियर न होना, और तीसरा जो कारण है वो समय पर एम्बुलेंस, चाहे वो एम्बुलेंस गाड़ी हो चाहे एयर एम्बुलेंस हो। हमें पूछना चाहते हैं कि संजीवनी जो प्रधानमंत्री जी ने इतना ढिंडोरा पीटा गया, इतना प्रचार किया गया, कहाँ गई वो एयर एम्बुलेंस? क्यों नहीं पहुंची समय पर? आपको एयर एम्बुलेंस नदी के तट पर उतारनी चाहिए थी, जहां पर्याप्त जगह थी। अगर वहां उतर जाती तो शायद कई लोगों की जान बच जाती, अगर उनको सही समय पर उपचार मिल जाता। काशीपुर का एआरटीओ कार्यालय पिछले काफी लंबे समय से किराए की बिल्डिंग में चल रहा था, जिसका सरकार ने संज्ञान लेते हुए एआरटीओ कार्यालय जो है इस समय कुंडेश्वरी रोड पर किराए की बिल्डिंग में चल रहा है, उसको कुंडेश्वरी में आईआईएम के सामने एस्कॉर्ट फॉर्म में सरकारी बिल्डिंग में स्थापित किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सब इस विषय में एआरटीओ विमल पांडे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बिल्डिंग में बिजली पानी की व्यवस्था सुचारू हो चुकी है और ट्रैक पर काम चल रहा है, वो भी जल्द पूरा हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार से हरी झंडी मिलते ही एआरटीओ कार्यालय किराए की बिल्डिंग से सरकारी बिल्डिंग में स्थापित हो जाएगा। हमारी तो तैयारियां पूरी हैं, बिल्डिंग लगभग पूरी तैयार हो चुकी है, बिल्डिंग हमारी रेडी है। हमारे बिजली का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन वगैरह जो भी आवश्यकताएं होती हैं कार्यालय चलाने के लिए, वो सब हमारे पास है। हमारा ट्रैक वाला काम जो है, ट्रैक तैयार हो चुका है। ट्रैक में ऑटोमेशन का काम अभी पेंडिंग है, जिसमें टाइम लगेगा, लेकिन हम इस स्थिति में हैं कि हम आने वाले समय में, आने वाले 1 सप्ताह में कहें या हम ऑफिस को शिफ्ट कर सकते हैं और ऑफिस का संचालन वहां से कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग वाला कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।